हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 2020 है, और डिकेड ऑफ एक्सीलरेशन है, अल नीनो घटना, ग्रीन हाउस गैस है जीएचजी, और समुद्री हीट वेव है हिमनद है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो ग्लोबल क्लाइमेट है 2011 से 2020 है, डब्ल्यूएमओ पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्या है, आइए समझते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने संपूर्ण ग्रह पर जलवायु परिवर्तन के खतरनाक त्वरण तथा इसके बहुमुखी प्रभावों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 2020 डिकेड ऑफ एक्सीलरेशन है। तो चलिए अब हम लोग रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग तापमान के रुझान के बारे में जानते हैं। तो देखिए 2011 से 2020 का दशक भूमि तथा महासागर दोनों के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म दशक के रूप में उभरा। वैश्विक औसत तापमान 1850 से 1900 के औसत से 1.10 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जो 1990 के दशक के बाद से प्रत्येक दशक में गर्मी पिछले दशक से अधिक रही है। कई देशों में रिकॉर्ड स्तर पर उच्च तापमान दर्ज किया गया। वर्ष 2016 अल नीनो घटना के कारण तथा वर्ष 2020 सबसे गर्म वर्षों के रूप में सामने आए। तो चलिए अब हम लोग ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों जीएचजी की वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि जारी रही। विशेष रूप से CO2 2020 में 413.2 ppm तक पहुंच गई, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के दहन और भूमि उपयोग परिवर्तनों के कारण थी। इस दशक में CO2 की औसत वृद्धि दर में वृद्धि देखी गई, जो जलवायु को स्थिर करने के लिए अस्थायी उत्सर्जन में कमी की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। समुद्री परिवर्तन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए महासागर के गर्म होने की दर में काफी तेजी आई। 90% संचित ऊष्मा समुद्र में जमा हो गई। वर्ष 2006 से 2020 तक ऊपरी 2000 मीटर की गहराई में वार्मिंग दर दोगुना हो गई, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ। CO2 अवशोषण के कारण महासागर के अम्लीकरण में समुद्री जीवों के लिए चुनौतियां पैदा की, जिससे उनके खोल और कंकाल का निर्माण प्रभावित हुआ। तो चलिए अब हम लोग समुद्री गर्म लहरें और समुद्र स्तर में वृद्धि, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए समुद्री हीट वेव की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई, जिससे वर्ष 2011 और 2020 के बीच समुद्र सतह लगभग 16% प्रभावित हुआ। वर्ष 2011 से 2020 के बीच तक वैश्विक औसत समुद्र स्तर में 4.5 मिमी वर्ष की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण समुद्र का गर्म होना और बर्फ के बड़े पैमाने पर नुकसान है। तो चलिए अब हम लोग ग्लेशियर और हिम परत का नुकसान क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए वर्ष 2011 और 2020 के बीच वैश्विक स्तर पर ग्लेशियर लगभग 1 मीटर प्रति वर्ष की कमी देखी गई, जिससे अभूतपूर्व जनहानि हुई। इससे
पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई। वर्ष 2001 से 2010 के बीच की तुलना में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में हिम परत में 38% से अधिक की गिरावट आई, जिसने समुद्र के स्तर में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए अब हम लोग आर्कटिक सागर में बर्फ का कम होना आइए देखते हैं। तो देखिए, ग्रीष्म मौसम के दौरान आर्कटिक समुद्री बर्फ में पिघलना जारी रहा, जिसका औसत मौसमी न्यूनतम स्तर 1981 से 2010 के बीच के औसत से 30% कम था। तो चलिए अब हम लोग ओजोन छिद्र और सफलताएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 2011 से 2020 के बीच की अवधि में अंटार्कटिक ओजोन छिद्र कम हो गया, जिसका श्रेय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सफल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को दिया गया है। इन प्रयासों के कारण ओजोन क्षयकारी पदार्थों में समताप मंडल में प्रवेश करने वाले क्लोरीन में कमी आई है। तो चलिए अब हम लोग सतत विकास लक्ष्यों SDG पर प्रभाव क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, चरम मौसम की घटनाओं ने SDG की प्रगति में बाधा उत्पन्न की, जिससे खाद्य सुरक्षा, मानव गतिशीलता और सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित हुआ है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार से प्रभावित लोगों की संख्या में कमी आई है, लेकिन चरम मौसम की घटनाओं से आर्थिक नुकसान बढ़ गया है। 2011 से 2020 का दशक 1950 के बाद पहला दशक था जब 10,000 या उससे अधिक मौतों वाली एक भी अल्पकालिक घटना नहीं हुई थी। तो चलिए अब हम लोग जलवायु और विकास लक्ष्यों पर कार्रवाई को मुख्यधारा में लाने के लिए WMO की सिफारिशें क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके भागीदारों के साथ सहयोग के माध्यम से वर्तमान एवं भविष्य के वैश्विक संकटों के खिलाफ सामूहिक समुत्थानशीलता को बढ़ाना और सहक्रियात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान नीति समाज संपर्क को मजबूत करना, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के लिए राष्ट्रीय, संस्थागत और व्यक्तिगत स्तरों पर संस्थागत क्षमता निर्माण एवं क्रॉस सेक्टरल व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय स्तरों पर जलवायु एवं विकास सक्रियाओं को बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों और विभागों के नीति निर्माताओं के बीच नीतिगत सुसंगतता एवं समन्वय सुनिश्चित करना। WMO क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, यह 192 सदस्य राष्ट्रों और देश क्षेत्रों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत भी इसका एक सदस्य है। इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO से हुआ, जिसकी स्थापना वर्ष 1873 वीना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद की गई थी। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित WMO मौसम विज्ञान, मौसम और जलवायु परिचालन, जल विज्ञान तथा संबंधित भूभौतिक विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई। इसका मुख्यालय जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।